जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जी हाँ, आपने ठीक सुना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आपसे जो लास्ट क्लास हुई थी ह्यूमन बॉडी सिस्टम के लगभग 10 क्वेश्चन पर मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हमारा विषय रहेगा कि क्यों ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं सभी क्वेश्चनों को आपसे परिचर्चा का विषय बना सकूं। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके 1000 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी से मैं डिस्कस करूंगा। ये जितना हो सकता है 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपके डिस्कस करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। और मैं आपको और बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम व वनडे एग्जाम के लिए बड़े ही उपयोगी है। हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं। इन सब के अलावा इस क्लासेस के माध्यम से न केवल आपसे आंसर देखा जाता है बल्कि आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। इट्स क्लियर, यू नो। तो चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ह्यूमन बॉडी मैंने पहली क्लास में भी समझा दिया था आपको, ठीक है, सिस्टम के बारे में। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेंगे, इस मसल्स और टिश्यू को एक बार पढ़ लेंगे। एक और मैंने चित्र लगाया हुआ है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, एक बार अपने स्तर पर देख लेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम यहाँ पर भी है। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर था आपका 11वां क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन होने लगा था तो मैंने क्लास वो वहीं पर रोक दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें ऑडिबल और विजिबल हो रही होंगी और अच्छे से आपको सुनाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिएगा, आंसर क्या है अपने स्तर पर भी। चलिए आइए देखते हैं। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्राशिका, बी मुखगुआ, सी ग्रहणी और डी अमाशय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे, बी। मुखगुआ से मानव का पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब मानव भोजन को खाता है तो यहाँ से स्लाइवा वगैरह सक्रिय होता है और जिसके चलते लार ग्रंथियाँ पोषण को, जो आपका भोजन होता है उसको लसलसा बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम छोड़ती हैं। फिर उसके बाद में ये अमाशय में जाता है, उसके बाद अग्नाशय, फिर उसके बाद में बड़ी आंत, छोटी आंत, इस तरीके से फिर मलत्याग से बाहर होकर के भोजन निकल जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। आप देखोगे पाचन को दो मुख्य आहार और सहायक पाचन के बांटा जाता है। खास तौर पर आहार नाल एक तरीके से लंबी और सतत नालिका होती है, ये 30 फीट की लगभग होती है मनुष्य में। मुखगुआ ग्रैसनली और ग्रैसनी अमाशय आंत में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत इत्यादि होती है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं, माउथ के अंदर लगभग 30% आप देखोगे भोजन का मुखगुआ में ही जो स्टार्च का पाचन हो जाता है। किसका पाचन होता है यहाँ पे? स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च का डाइजेस्ट सिस्टम यहीं पर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लसिका, ठीक है, लसिका के बारे में पूछ रहे हैं और सही पूछा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लसिका कोशिकाओं में से रक्त के स्राव के कारण बनती है। बी लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी होती है। सी रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा ही लसिका परिसंचरित की जाती है। डी लसिका केवल हार्मोन्स को ले जाने का कार्य करती है। देखो जहां पर ओनली वर्ड होता है वो मैंने कहा है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वो तो गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, लसिका कोशिकाओं में से रक्त के स्रावन के कारण बनती है, और यही बात क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं, लसिका एक रुधिर वाहिनियों और ऊतकों के मध्य खाली स्थान और एक रंगीन स्वस्थ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है।
ये रुधिर प्लाज्मा को रुधिर की कोशिका की आप देखोगे पतली दीवारों को छानकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आती है और इस छने द्रव्य को लसिका ऊतक द्रव्य कहलाते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी नहीं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन सब के अलावा यह हार्मोन्स को, पोषक तत्वों और हार्मोन्स, एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य करती है, ये भी आपका गलत है। और हृदय द्वारा लसिका परिसंचरण तंत्र नहीं की जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो इसमें आपका बी सी डी गलत है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फैलोपियंस ट्यूब, बी गर्भाशय ग्रीवा, सी मूत्र मार्ग और डी योनि। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे क्या पूछा है, स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, वो जनन तंत्र का भाग नहीं होता, जबकि आपका फैलियोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा और वजाइना ये इसका पार्ट होती हैं। आपको बता दें कि फैलियो ट्यूब्स और गर्भाशय जिसको और वजाइना ये आदि जनन अंग तंत्र के भाग होते हैं। मनुष्य में मूत्राशय तंत्र एक जोड़ी वृक्क और एक जोड़ी मूत्र नाली का एक मूत्राशय और मूत्र मार्ग बनता है, इसलिए आप देखोगे मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, ना कि आपका जनन तंत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी के गलगड मतलब गाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए अस्तचेतक हाइपोथैलेमस, बी अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, सी थाइमस और डी अबटू ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये पूछ रहे हैं हार्मोन्स की कमी से गाइटर रोग हो सकता है, तो ऐसा क्या है जिसमें एंडोक्राइन ग्रंथि आयोडीन की कमी से होती है? तो एक तरीके से गहंगा प्रकार का रोग होता है, जिसमें खासतौर पर आप देखोगे इसको अबटू ग्रंथि मतलब थायराइड जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, वो अतिरिक्त स्रावित नहीं हो पाती है, जिसके चलते आपने देखोगा लोगों का गला, बहुत व्यक्तियों का गला फूल जाता है, ठीक है, और उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है बुद्धि को नियंत्रित कर और शरीर का विकास करना। थायरोक्सिन अल्प श्रावत में गहंगा या फिर आप देखोगे गलगड रोग हो जाता है। इसमें गर्दन के ऊपरी में आप देखो थायराइड जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आपने देखा भी होगा बहुत व्यक्तियों का ऐसे गला फूल जाता है, फिर उस पर कुछ टैटू लोग बनवा देते हैं या फिर ऐसे उसको गुदवा देते हैं, ठीक है, मशीन के माध्यम से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला, ये कह रहे हैं वृक्क मतलब गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एजिओटेनिसोजन को एंटीजोनेसिस में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोलेज और डी मोनोऑक्सीजेनेज। इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो करता है इससे एक एंजाइम को स्रावित करता है रेनिन। अब रेनिन का काम क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए जो ब्रेक है उसमें पाई जाने वाली आप देखोगे जेक्साटाइग्लोल्यूटर कोशिकाओं के द्वारा रेनिन का स्रावन किया जाता है और रेनिन रक्त में एजियोटेसिनोनेस और एंजियोटेसिन में बदल देता है और विकल्प इसलिए पहला। और ये रेनिन रक्त दाब को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या है? ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये जो बीपी है आपका, बीपी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, बीपी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी में क्या क्या है सर, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःस्रावी जालिका नहीं होता है, बी न्यूक्लियस गुण सूत्र कणिका और अंतःस्रावी जालिका होती है, सी न्यूक्लियस और गुणसूत्रिका
होती है किंतु अंतःस्रावी जालिका नहीं होती। डी सूत्रकणिका नहीं होती किंतु अंतःस्रावी जालिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें लाल रक्त कणी जो आरबीसी होती है, इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं होती है। क्योंकि आपको बता दें कि आरबीसी एक तरीके से एंथ्राइटिस भी इसको कहते हैं, जो कि कशेरुकी के रुधिर में पाई जाती है। मनुष्य में इसमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्जालिका नहीं पाई जाती है। पुरुष में इनकी औसतन संख्या 4 पॉइंट, अगर आप देखोगे इनकी अगर औसत संख्या की बात कर लो एज ए मेल में, तो मेल में औसत संख्या आपको मिलेगी 4.6 से लगा करके 6.0, ठीक है, इतनी आपको देखने के लिए मिलेगी मिलियन मिली क्यू। और महिलाओं में 4.2 लगभग 5 के आसपास मिलती है, ठीक है। यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करती है और इसका उद्देश्य क्या है, गैसों का, जो गैस होती है इनका परिवहन की बात करती है, ठीक है, इनके परिवहन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका, मतलब आप देखोगे आइरिस को अंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए परावैंगनी विकिरण से, बी अवरक्त विकिरण से, सी एक्स किरण विकिरण से, या फिर डी लघु तरंग रेडियो विकिरण से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आप देखोगे परावैंगनी विकिरण से, जो मेलानिन का एक प्राकृतिक वर्णक है, जिसमें देखो जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है उसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लैक होता है, ठीक है। और अफ्रीका के जो लोग आपको ब्लैक दिखते हैं उनमें मेलानिन बहुत अधिक होता है। और उसके साथ साथ जो आपको यूरोप के कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो कम आपको ब्लैक दिखते हैं, ब्राउन स्किन के आपको दिखते हैं एकदम, ठीक है। तो उनमें मेलानिन की कमी होती है। लेकिन इंडियंस कल्चर में जो भी इस एरिया में है, चाहे वो भारत के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो, उसमें मेलानिन जो है वो आपको थोड़ा कम है। किससे? आप देखोगे अफ्रीकन से, और उसके साथ साथ यूरोपियन से ज़्यादा है। तो इसलिए हम गेरुआ कलर के लोग देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और इससे आंखों का, बालों का आदि का रंग आप देखोगे देखने के लिए मिलता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा इतना गहरा आपका रंग होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका, बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी थायराइड्स से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए खाद्य फाइबर, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी लिपिड, और डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को इसके अंतर्गत रखा गया है और इसके बढ़ने से आप देखोगे रोगी ग्रस्तियों को खाद्य घटकों को किस प्रकार के अंतर्गत न्यूनतम रखना चाहिए। तो न्यूक्लिक अम्ल को आपको क्या करेंगे, कम रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से गाउटी अर्थराइटिस जोड़ी से संबंधित होता है और अर्थराइटिस का एक जटिल रूप है। अचानक से ये जोड़ों में दर्द, तेजी से सूजन आ सकता है अगर आपका न्यूक्लिक अम्ल बढ़ जाता है, और त्वचा लाल हो जाती है, पैर अंगूठे दर्द करने लगते हैं, सूजन आ जाता है, यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है। इससे रोगी न्यूक्लिक अम्ल के खाद्य घटकों का संग्रहण न्यूनतम कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे व्यक्ति ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, आप जैसे बहुत समय से चले जा रहे हैं, चले आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, यूरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल वहाँ पर हो गया है, जिसके चलते आपको पेन होता है, ठीक है। फिर आप जब रेस्ट करते हैं तो उसके पश्चात कुछ समय के बाद में चीज़ें रुक जाती हैं। आइए अगले समय की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावित कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी केवल कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब
अज्ञात दुर्घटना हो जाती है किसी व्यक्ति की, ऐसी स्थिति में और उसका अम्ल स्रावित हो जाता है, तो उससे सबसे पहले जो प्रभावित होता है जो पाचन का, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि आमाशय प्रोटीन का पाचन प्रमुख स्थान होता है जिसमें जठर ग्रंथियों को स्रावित करती है, और अत्यधिक आप देखोगे ये अम्ल होता है। यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट्स बताने का प्रयास करूंगा कि सर अम्ल और क्षारीय की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आपसे पूछ ले कि सर ये अम्ल है, तो अम्ल का मतलब होता है कि उसका स्थान क्या होगा, 7 से नीचे होगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्षारीय है, तो उसका स्थान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो आपका अम्ल स्रावित है, इसका जो स्थान होता है ये एक अम्लीय होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ पीएच मान 1.8 होता है, और जठर रस के अंतर्गत पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl स्रावित होता है, जिसको म्यूकस आते हैं। HCl की उपस्थिति में आप देखोगे पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन बदल जाता है, जो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय पेप्रिन आप देखोगे, इससे भी रेनिन परिवर्तित हो जाता है, और रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। इसलिए अम्ल स्रावित कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने पर सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन स्रावित होता है। इसलिए विकल्प आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं अमाशय से बाहर आने वाली अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशयरस, बी ग्रहणी श्रावण, सी बृहदान्त्र श्रावण, और डी पित्तरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे पित्तरस, क्योंकि अमाशय से बाहर आने वाले जो अम्लीय अर्धपाचित होते हैं उन खाद्य को पित्तरस क्या कर देता है, उदासीनीकरण के माध्यम से किया जाता है। तो पित्तरस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये जो पित्तरस है, अमाशय क्या है, एक प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, स्थान है, और अमाशय के भीतरी दीवार पर उपस्थित एक जठर ग्रंथियां होती हैं जहां से जठर रस स्रावित होता है, जो अत्यंत अम्लीय होता है। और अमाशय से बाहर आने वाले दो अर्धपचित अम्ल खाद्य होते हैं, उसके उदासीनीकरण के लेकर के पित्तरस होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, वहीं से पित्तरस निकलता है। ठीक है, और उसी पित्तरस से आप देखोगे गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जो यकृत द्वारा स्रावित होता है एवं पित्ताशय में संचारित रहता है, और इसीलिए ये क्या करता है, उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्धपचित खाद्य को अगर आप देखें तो उसको खास तौर पर डाइजेस्ट करने का काम ये पित्ताशय आपका कर देता है। तो इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं आपसे, फेफड़ों से ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहाँ आता है? ऑप्शन नंबर ए है बायां अलिंद, बी बायां निलय, सी दायां अनिंद, और डी दायां निलय। इसका आंसर स्टूडेंट्स आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो मैंने वहां पर आपको चीजें बताई थी। ठीक है, इसका आंसर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आपके इस आंसर का कि आप सही बताएंगे या फिर गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, बी यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, सी यूरिया मड स्टार्च के पाचन में उत्पन्न होता है, या फिर डी यूरिया फेफड़ों और यकृत में उत्पन्न होता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि यूरिया कहाँ से आता है? मनुष्य आप देखोगे सभी कोशिका प्राणी में वृक्क के अलावा यकृत, त्वचा, फेफड़े आदि अंग भी उत्सर्जित में मदद करते हैं। ये उत्सर्जन के एक फैक्ट है, जिसके चलते यकृत विशेषकर एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक NH3 क्या करता है, NH3 को आप देखोगे यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और अमोनिया को कम हानिकारक होता है। ठीक है, जब ये NH3 को परिवर्तित करता है, ठीक है, यकृत क्या करता है, यूरिया को परिवर्तित करता है, और यही यूरिया अमोनिया से क्या हो जाता है, कम हानिकारक होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है,
आप देखोगे यकृत से ही यूरिया निकलता है, और जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं वहां पर चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉयलेट के साथ मतलब मूत्राशय के साथ में ये बाहर निकल जाता है यूरिया। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का वर्ग O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है, तो तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर A O पॉजिटिव, B A पॉजिटिव, C B पॉजिटिव या फिर D उपयुक्त में से आधार पर नहीं कहा जा सकता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे जो गोद लिया गया बच्चा था, ठीक है, क्योंकि वो एक विशेष रूप से क्या होता है, डोनर होता है सर, ये किसी को भी दे सकता है ना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो O पॉजिटिव है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पिछली क्लासेस में भी आपसे चर्चा किया है और डिस्कस किया है, पूर्ण रूप से एनालिसिस किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 33वां। ये कह रहे हैं मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा, पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है, डी ना तो एक ना ही दो ठीक है। तो आपको ये बताना है, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे ऑप्शन नंबर केवल स्टेटमेंट पहला ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक इसमें ठीक है, सही आपसे पूछा है, इसलिए इसका दूसरा गलत है और बी नहीं होगा और आपका सी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके फैलने, और हाँ उसमें एक फैक्टर है परंतु पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे पाचन तंत्र, किसके बारे में पूछ रहे हैं? पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है और जो पाचन में सहायक है। दूसरा है आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्र तंत्र तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन असत्य हैं? देखना जरा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? असत्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप देखोगे पहला ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए बी इसका आंसर नहीं है और सी इसका आंसर नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस का स्रावित नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये क्या स्रावित करती हैं ये भी आपको बताओ। तो पाचक रस एक जटिल रस होता है, ये आहार नाल में अशुद्ध रूप से आता है। ठीक है, ये वाली बात क्या है? सत्य है, और ये वाली बात क्या है? असत्य है। और यही देखोगे, क्योंकि जो पाचक रस है ये सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, नहीं, ये उल्टा यहाँ पर लिखा गया, इन्होंने असत्य पूछा था ना, तो ये कहता है ये सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, ऐसा नहीं है, जटिल पदार्थों को क्या करता है? सरल करने का प्रयास करता है। इट्स क्लियर या नो? ये जटिल पदार्थों को सरल करने का प्रयास करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला गलत है, तो इसलिए आप देखोगे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, आइए पहले देख लेते हैं, ये आपसे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर ऑप्शंस पे देख लेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूची एक यहाँ पर अंग दे के रखा है, सूची दो विशेषता है। जैसे आमाशय है, ए में बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी यकृत। अब देखोगे ए की बात की जा रही है, तो ए सर क्या है? आमाशय शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आमाशय, ऐसा है क्या? पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है क्या? जल अवशोषण करता है या अम्ल का आप देखोगे निमोर्चन करता है आमाशय, ये बताना है। छोटी आंत क्या करती है सर? बड़ी आंत क्या करती है सर? यकृत क्या करता है सर? जरा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स क्लियर या नो? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप भी बता सकते हैं। अगर आप देखेंगे अमाशय, अमाशय में जब भोजन जाता है तो इस अमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के स्रावित रस जैसे HCl इसमें आपको देखने के मिलेगा, रेनिन देखने को मिलेगा। तो पहले वाले का हो जाएगा सर चौथा, ए का होगा 4। ठीक है, तो ये अम्ल का निर्मोचन करता है, पहली बात। आप देखोगे बी की बात कर ले, छोटी आंत क्या करती है, छोटी आंत में जैसे भोजन पहुंचता है तो आप देखोगे पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करने का काम करती है। बी का हो जाएगा दूसरा। वही बड़ी आंत की बात कर लें तो बड़ी आंत जो काम करती है, ये करती है जल को अवशोषित। जितना भी आपके बल पदार्थ में जल होता है उसको क्या करती है, ये अवशोष करता रहती है, पंप की तरह काम करती है। तो सी का हो जाएगा तीसरा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा पहला। तो अब देखेंगे चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, याद करना है ना, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। आइए देखते हैं, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला कहां पर है, देखो 4 यहाँ पर है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा, ए इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में जानी जाती है। वैसे आप देखोगे, अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लें सर अगला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे सर। क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज को परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, वसा या फिर वसा अम्ल एवं ग्लाइसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य कथन है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी सभी कथन सत्य हैं। तो आप देखोगे इसमें तीनों बातें बिल्कुल एकदम राइट है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, वसा अम्ल में आप देखोगे जो इसमें ग्लाइसरॉल में परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाता है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर इसका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट वे में मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये फैक्ट पर है। ऑप्शन नंबर ए 21% से 16.4%, बी 16.4% तथा 21%, सी 48% तथा 24%, डी 24% तथा 14%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे किस परसेंट से कितना है सर, 14%, 16.4% के आसपास इसमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जिस वायु में आप देखोगे अंतःश्वसन और उच्छ्वासन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होता है, सिंपल सी बात है, जिसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, धूलकण वाष्पीकरण होता है, जिसमें 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि उच्छादित वायु में आप देखोगे 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 40वां। ये कह रहे हैं कथन, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। अब देखो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको श्वसन करने की आवश्यकता आई होप होती है या नहीं होती, ये भी मुझे आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये बात ठीक है कि श्वसन आप देखोगे सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपका ही श्वसन रोक दूं तो आप जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, बात एकदम कथन की ठीक है, क्योंकि यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ये बात एकदम आप देखोगे ठीक ठीक बताई जा रही है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो यही जाकर के आपको ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण काम निभाता है, और फिर बहुत ज़्यादा आपकी प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी इसको कहते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा वो पहली वाली बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि
आप देखोगे जो ऑक्सीजन है, जो श्वसन है, इसमें क्या होता है सर, श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर जाती है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विखंडन के लिए इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। हमने O2 लिया, ग्लूकोज को तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और उससे हमें भोजन मिलेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही ठीक है और तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पचा भोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ। उपयुक्त में से रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक का, बी केवल एक और दो का, सी केवल दो का, डी एक दो और तीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों का। आप देखोगे पचे भोजन का भी, ऑक्सीजन का भी और अपशिष्ट पदार्थों का भी जो रक्त है वो परिसंचरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आपका गंदा ब्लड होता है उसको भी प्योरीफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त एक वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों से स्रावित होता है और यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन की भांति रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर की कोशिकाओं में भी अपशिष्टों का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन HB के बारे में पूछा। दो स्टेटमेंट है। पहला, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों को कोशिकाओं तक का इसका परिवहन करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। दोनों बातें क्या हो जाती हैं यहाँ पर आपकी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त रूप से शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं में इसका परिवहन करवाने का काम करता है, ताकि वहां पर ऊर्जा पहुंच सके और वो व्यक्ति या उसकी वो ग्रंथियां ठीक से काम कर सके और वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ सके। ये बात एकदम ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के रक्त का रंग प्रदान करता है, उसको लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? दोनों बातें ठीक हो जाएंगी। तो सी इसका राइट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स अथवा कणिकाएं, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? इनका काम क्या होता है, ये आपसे पूछा है। मैंने जब इसकी ह्यूमन बॉडी सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास ली थी, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने RBC WBC को भी समझाया है और उसके पहले भी मैं आपसे समझा चुका हूँ सेल वाले टॉपिक में। ठीक है, जो मैंने करवाए सेल्स वाले ऊतक टिश्यू वाले में। ठीक है, उसमें MCQ करवा दिए गए। ठीक है, ये लगभग चौथी क्लास है ना, तो ध्यान में रखना है इसको। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का वहन, बी कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, सी रोगाणुओं का विनाश और डी रक्त का थक्का बनाना। देखो WBC की अगर हम बात कर ले तो WBC में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रोगाणुओं का विनाश करने के लिए इसको लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आप देखोगे जो WBC है, क्योंकि ये प्लाज्मा इसको कहते हैं, प्लाज्मा में कणिकाएं होती हैं, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं श्वेत होती हैं, उसमें प्लेटलेट होती है, उसी में जो थक्का का बनना होता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, और रोगाणुओं को नष्ट नहीं करती है, जबकि आप देखोगे WBC ये रोगाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को जरा समझिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार हैं इसमें, जैसे रक्त, दूसरा है बहिका, तीसरा है आपका हृदय और चौथा है वृक्क। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा ऐसे मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 4। देखिए ये पूछ रहे हैं परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, रक्त तो सर है, रक्त की वाहिकाएं भी हैं, हार्ट भी है,
और जहाँ पर 1 है वो तो सर गलत हो जाएगा, 2 जहाँ पर है वो भी गलत हो जाएगा, 3 जहाँ पर है वो भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहाँ पर ग्रंथि दे के रखिए, स्रावित होने वाले हार्मोन्स दे के रखें। पहले हम ऑप्शंस और स्टेटमेंट को जान लेते हैं, फिर सॉरी हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शंस पे चलेंगे। यहाँ पर है थायराइड्स, अग्नाशय, अधिवृक्क और पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, वृद्धि हार्मोन्स थायरोक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनलिन। आप सभी वाकिफ हैं कि सर जो आपका पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आपके मस्तिष्क में होती है, छोटी सी आपने देखी होगी, ठीक है, तो उससे वृद्धि कर हार्मोन्स देखने के लिए मिलता है, तो इसको बोलते हैं, इसका होना चाहिए था डी का पहला, डी का पहला। और अगर हम देखें जो थायराइड है उससे थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अग्नाशय की बात कर लें, जो आपका अग्नाशय होता है, अग्नाशय से कौन सा इंसुलिन निकलता है या फिर आपका जो एड्रेनल निकलता है। तो अग्नाशय से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो इससे निकलता है इंसुलिन। कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और जो अधिवृक्क होता है आपका, उससे एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 जहाँ पर भी होगा 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1। देखिए कहाँ पर है 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी में आपको आएगा 2 3 4 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है फफूंद मतलब ब्रेड मोल्यूड्स और ईस्ट में भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। दूसरा है, सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। इसका जो राइट आंसर है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर देके रखा है सभी, मतलब ऑल वर्ड की बात की जा रही है, तो ये तो अपने आप में क्या है? गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है कि जो फफूंद होता है वो इष्ट और भोज्य पदार्थों में विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है, जिसके बाद उसका अवशोषण होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन क्या है? भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन श्लेष्मा का श्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 3 स्टेटमेंट है। पहला, इनका श्रावण शुद्रात द्वारा किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम इसकी बात कर लें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक प्रोटीन पाचन के एंजाइम के पेप्सिन श्लेष्मा का स्रावित करता है, तो पहला वाला गलत है। ये आपका जो छोटी आंत है, इसको छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्र जो आपका त्रांद है, इससे नहीं होता है। ठीक है, तो पहला गलत है, तो ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं, मतलब जहां पर एक है वो नहीं होगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 ये बात ठीक है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन एंजाइम को क्रिया में सहायक करता है और श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल में रक्षा करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, नासाद्वार मतलब नोज में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निष्पादित मतलब फिल्टर करने का कार्य करते हैं। बात एकदम ठीक है।
श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुसफुस आप देखोगे लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। तीसरा है, मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पोस्ट करके भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देखोगे तीनों इसमें ठीक हो जाएंगे, पहला भी ठीक है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो तीनों इसमें आप देखोगे करेक्ट आंसर इसका 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, जल स्तरचर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीकृत तथा विऑक्सीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। दूसरा, मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे जैसे यहाँ पर जो की जा रही है, ठीक है, बात मछलियों के संदर्भ को ध्यान में रख करके की जा रही है, ठीक है। तो मछली के संदर्भ को ध्यान में रख करके यहाँ पर की जा रही बात है, तो इसमें दोनों बातें क्या हैं आप देखोगे, ठीक है। क्योंकि जल संचरण में बहुत सारे ऐसे सरीसृप होते हैं, ऑक्सीकृत में विऑक्सीकृत रुधिर धारा में कुछ सीमा तक मिलान कर देते हैं। मछलियों के शरीर में दोहन परिसंचरण अनुपस्थित होता है, ये बात ठीक है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जो आपकी बायोलॉजी की अन्य क्लासेस हुई थी जिसमें टिश्यू और ऑर्गन्स वाला जो पार्ट था, उसमें मैंने जब आपको क्वेश्चन कवर कराया था, वहाँ पे सही से मैंने फिश के बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन किया है। वो क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको कवर किया है, ठीक है। सेल्स वाली जो क्लास है, टिश्यू एंड सेल। विभिन्न जंतुओं के हृदय के रुधिर, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जिसमें नाइट्रोजोनिस वेस्ट को अलग करने का काम करता है। दूसरा, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्तन एकक आप देखोगे फिल्ट्रेशन यूनिट उपस्थित होते हैं। तीसरा, वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्दीय फिल्टर में बचे पदार्थों का चयनित पुरावशोषण मतलब सेलेक्टिव री एब्जॉर्वेशन मूत्रवाहिनी में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 62 का राइट आंसर हो जाएगा तीनों। आप देखोगे तीनों बातें यहाँ पर क्या हो रही हैं, आपकी ठीक की जा रही हैं। पहला भी ठीक है मानव उत्सर्जन में, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य कि इस क्लासेस में ही मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है कवर करा दूं। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखो ये 2 स्टेटमेंट है। पहला, अग्र मस्तिष्क जिसको अनैच्छिक क्रिया के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। युग्म में से कौन सा सुमेलित है या फिर 1 नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। इसका राइट आंसर आप देखोगे करेक्ट आंसर है ए। जो आपका पहला वाला है, अग्र मस्तिष्क है अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। पश्चात मस्तिष्क का आप देखोगे मुख्य सोचन भाग, ये कह रहे हैं नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो 20 का आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। राइट आंसर इसका केवल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा आपको, क्योंकि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है जो सोचने के लिए मुख्य रूप से काम करती है। तो मेरुरज्जु होती है शरीर के मस्तिष्क के पीछे एक मेडुला टाइप वहां पर मेरुरज्जु है, वो सोचती है। क्योंकि मस्तिष्क का मेरुरज्जु केंद्रीय और तंत्रिका बनाते हैं और यहाँ पर ऐसे अग्र पक्ष भाग में नहीं रखा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जैसे आपसे पूछा है, अब जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन्स, अग्नाशय आप देखोगे पैनक्रियाज, इंसुलिन, कौन सा सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी
केवल 2, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। देखिए इसका आंसर अभी मैंने पीछे किया है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, मुझको कमेंट्स करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने इसके जो अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन था इसके पहले उस पर मैंने आपसे पूरा चर्चा किया, मैच द फॉलोइंग वाले में। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को बताने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम है और पोषक तत्व है, जैसे इमाइलेज वसा को बचाता है, लाइपेज स्टार्च को बचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये से सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। आप देखोगे यदि इमाइलेज की बात कर लें, ये स्टार्च को बचाता है और लाइपेज वसा को बचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाता है, और इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो याद में रखना है इसको, ठीक है। तो जो इमाइलेज है वो स्टार्च को बचा रहा है और लाइपेज आपका वसा को बचाता है। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए है निलय शीतलन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब प्रकुचन दाब कहलाता है। दूसरा, सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः 120 mm से, ठीक है, पारा लगभग कितना होना चाहिए, 80 mm पर होना चाहिए। तीसरा है, रक्तदाब को स्फाइगैमोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। आप देखोगे 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका सी। पहला वाला इसमें गलत है, क्योंकि जो निलय है उसको गलत बता रहे हैं कि धमनी के अंदर रक्त का दाब के रूप में प्रकुचन प्रदान करता है, दाब प्रदान करता है, नहीं। तो जहाँ एक है वो गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 2 और 3 इसमें ठीक हो जाते हैं। अगर आप देखोगे जो सामान्य रूप से जो प्रकुचन होना चाहिए, तब रक्तदाब कितना होना चाहिए, 120 से 80 के ही आसपास में ब्लड प्रेशर की बात होनी चाहिए, और उससे यदि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लसिका जिसको लिम्फे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? दो स्टेटमेंट है। पहला, प्लाज्मा के विपरीत लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें प्रोटीन कम होता है। दूसरा, लसिका छोटी आंत से अवशोषित वसा का संवहन करता है या करती है, जबकि अतिरिक्त तरल पदार्थों को रक्त में छोड़ देती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। 81 का राइट आंसर आप देखोगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, आपके दोनों बातें ठीक है। लसिका प्लाज्मा के विपरीत लसिका में रंगहीन द्रव होती है और प्रोटीन का काम करती है, और ये छोटी आंत में अवशोषित बचे हुए संवहन को क्या करती है, अतिरिक्त तरल पदार्थों में रक्त को छोड़ देती है। तो दोनों बातें इसमें क्या है, ठीक हो जाती हैं। तो लसिका ध्यान रखना है, ब्लड से रिलेटेड बस जब भी स्टेटमेंट है लसिका का, अधिकतर वो सही होने के चांसेस आपके रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मानव पाचन तंत्र से संबंधित गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाचन तंत्र में पाचन का कार्य मुख गुहा से आरंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। बी, प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है। सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। डी, जठर रसों का श्रावण आमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे सम्मिलित नहीं है, ठीक है, गलत आपसे पूछ रहा है नोट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, ये गलत है, क्योंकि आप देखोगे ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से आरंभ होता है, ठीक है, आपके माउथ से होता है। अमाशय की भित्ति और आंतरिक सतह पर उपस्थित जो शाखित नलिका आकार की ग्रंथियों से जठर रस निकलता है अमाशय में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? लार जो आपके मुंह में सलाइवा आप देखोगे जब खाना खाते हो, ठीक है, वो स्रावित होता है।
पहला है भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करने में भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। भोजन को चिकना बनाने में भूमिका निभाता है। तीसरा है वसा के पाचन को आरंभ करता है। चौथा है मौखिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और दांतों की सुरक्षा। कूट है 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 3 और 4, डी 1, 2 और 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें सारी बातें क्या हैं आप देखोगे ठीक है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर डी है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तो लार के ये कुछ ऐसे भूमिका फैक्टर होते हैं, इनको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? किसमें सर? प्रोटीन संश्लेषण में। ए डीएनए आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, बी डीएनए आरएनए और राइबोसोम, सी डीएनए और आरएनए और डी डीएनए और राइबोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसमें बी, क्योंकि डीएनए और आरएनए राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण होता है और राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन, ठीक है, संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी हो जाती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंटीबॉडी बनाने के रूप में एंजाइम आदि सारी क्रियाएं इसमें होती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि राइबोसोम एमिनो अम्ल को प्रोटीन में संग्रहित कर देता है और एक होता है mRNA मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मौजूद जेनेटिक्स कोड को प्रेस ऐसे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चीजें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कथन कारण वाला है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ते चले जा रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, तो इसको जान लेते हैं। निर्देश है आगामी प्रश्न 2 वाक्यार्थ है, ठीक है, कथन 1 कारण 2 ऐसे देख रखा है, सावधानी पूर्वक पढ़ें। आइए, कथन है मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। देखिए, मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। कारण है क्योंकि घास के पाचन में मांस के पाचन से अधिक समय लगता है। क्या ये वाली बात ठीक है? मांसाहारी जानवरों में छोटी आंत शाकाहारी के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। अब देखो, जब ज्यादा लंबी होगी तो भाई उनका डाइजेशन भी होना चाहिए। अब इसका कारण तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पर अगर आप इसको मिसमैच करेंगे तो इसमें गलत हो रहा है। पहला वाला बिल्कुल गलत हो रहा है। ये शाकाहारी जो होते हैं उनकी आंत बड़ी होती है, क्योंकि अगर वो भोजन को ले रहे हैं, ठीक है, अब उसको पचाना है तो लंबी आंत की जरूरत पड़ेगी, ना कि मांसाहारियों का तो मांस पक चुका है, उनको जरूरत नहीं है, उनका डाइजेस्ट तो माउथ से स्टार्ट है, परंतु घास को डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है, पहला वाला गलत है, इसलिए दोनों तो सही होंगे नहीं। मतलब कि मैं कहूँगा ए और बी आंसर तो इसका होगा नहीं, और ए इसमें सही नहीं है, ए गलत है और आर सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांसाहारियों के लिए छोटी आंत छोटी होती है और शाकाहारियों के लिए छोटी आंत बड़ी होती है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको घास को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका होती है। पीलिया के संदर्भ में, पीलिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है या फिर है? पहला है यह है रक्त निस्संदेह की तरह कार्य करता है। दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र में पीलिया की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरक्षा तंत्र में पीलिया की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। आप देखोगे इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, ये अपने प्रोटीन को ही क्या कर लेता है, आरबीसी जो है प्रतिरक्षा के तंत्र में इसकी बहुत भूमिका होती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्रत लसिका ग्रंथि को रूप से प्राथमिक तौर पर ये रक्त का निस्पंदन करती है और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पीलिया कही जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पीलिया से ही क्वेश्चन, ये डबल क्वेश्चन पूछ लिया है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन अंगों की भूमिका होती है? अब देखो, जो उत्सर्जन में आप देखो किन किन अंगों को यूज किया जाता है उसकी बात आपसे पूछी जा रही है। पहला है वृक्क, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है यकृत, चौथा है त्वचा। अब देखो कि लगभग मुझे लग रहा है कि सभी की भूमिका इसमें होती है। उत्सर्जन प्रक्रिया में लगभग सभी की भूमिकाओं को इसके अंतर्गत रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वृक्क से भी चीज़ें होती हैं, फेफड़ों से भी, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया यहीं से होती है, त्वचा से आपका पसीना, यकृत से कई ऐसे स्रावित होते हैं वृक्क से, तो ठीक है, इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में उत्सर्जन, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, पता नहीं इन्होंने कैसा पीडीएफ को ये बनाया है, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं थोड़े से। चलिए कोई नहीं, रिपीट नहीं लेंगे हम, रिपीट नहीं लेंगे बच्चे, रिपीट क्वेश्चन नहीं लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन हार्मोन्स के उदाहरण है? हार्मोन्स के इंसुलिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है पेप्सिन। केवल एक ठीक है, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। आप देखोगे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन्स कौन से हैं, आप बताइए हार्मोन्स कौन से आपको लग रहे हैं? पेप्सिन क्या है? ये एंजाइम है, ठीक है, ये ना कि हार्मोन्स है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जहाँ तक मुझे लगता है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन और पेप्सिन हार्मोन्स हैं, लेकिन आप देखोगे पेप्सिन हार्मोन्स नहीं है। पेप्सिन एक प्रोटीन होता है जो कि पेंटासाइड से अपघटित होता है, और एंजाइम यानी प्रोटीज है, आमाशय को स्रावित होता है, और मानव शरीर के कई अन्य जीवों के पाचन तंत्र में पाचन एंजाइम से एक है, जहां प्रोटीन के पाचन में मदद करता है पेप्सिन, ठीक है। आइए, प्रोटीन को पचाता है एंजाइम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय रस निम्नलिखित के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। दूसरा, इसमें वसा के पाचन हेतु ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आप देखोगे इसमें दोनों बातें गलत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए लाइपेज नहीं होता है सर, ये आपकी गलत बात है। क्योंकि अग्नाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज इमाइलेज आप देखोगे कार्बो पेप्टीज नामक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो दोनों बातें क्या हैं? गलत हो जाती हैं, और इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका निम्नलिखित, अब देखो यहाँ पर मैच बुला रहा है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला, कितने सुमेलित हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं हैं, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। पट्टीदर से जो प्लेटलेट्स हैं, रक्त का थक्का बनना होता है। तो मुझे जहां तक लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं कहूंगा ये इजी ऑफ द इजी क्वेश्चनों में इसकी सूची के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका आंसर आप बता सकते हैं। किसी को डेंगू हुआ होगा, तब भी आप देखोगे इनकी जांचें होती हैं, और तब भी आप कभी कभी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या है बताना ही होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, बी 2 और 3, सी केवल 2 और डी 1 2 और 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, पाचन क्रिया के संबंध में सही नहीं पूछा है आपसे, तो उसकी बात आपसे पूछी जा रही है। भोजन ग्रास नली से होते हुए अग्नाशय में पहुंचता है, जहां इसमें जठर रस निकलता है। पहले ही दिख गया, यही गलत है सर। भोजन ग्रस नाली से निकलते हुए आप देखोगे अमाशय में पहुंचता है, अमाशय के बाद अग्नाशय में पहुंचता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अमाशय में पहुंचने के बाद में, न कि अग्नाशय में, और अमाशय में ही आप देखोगे पहले जठर निकलता है, जिसको HCl कहते हैं। अग्नाशय रस सबसे अधिक महत्व होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ट्रिप्सिन, एमिलेप्सिन और उसके साथ साथ सिटेप्सिन के प्रमुख इसके एंजाइम होते हैं। और बाकी ये सब ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन तथा शेष बचे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल। स्टेप्सिन एंजाइम इमल्सिफाइट वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। डी आप देखोगे ये भी ठीक है। एमिलोप्सिन जो नामक एंजाइम है वो मड मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ये भी ठीक है। तो इसका जो गलत पूछा था आपसे वो ये है, ये अग्नाशय नहीं है, ये अमाशय है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ठीक है। ये कह रहे हैं अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। दूसरा, अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तीसरा है, अमाशय पित्त रस स्रावित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी 1 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप वीडियो को पोस्ट करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का स्टूडेंट्स क्या करें, प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी। अमाशय में पितरस नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। पिताशय से आप देखोगे निकलता है, तो तीसरे वाली बात क्या है, गलत हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ये यकृत से पितरस का स्रावित होता है।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर की बात कर लें, ब्लड। देखिए, ब्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों में कायिकीय संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा, रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है। रुधिर थक्का जमने तथा घाव भरने का कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आप देखोगे तीनों बातें इसमें क्या है, ठीक है। जो ब्लड होता है आपका, ये रुधिर आप देखोगे शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहीं से पहुंचता है। इससे विभिन्न ग्रंथियों और हार्मोन का परिसंचरण करता है। रुधिर का थक्का जमने में और घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कशेरुकीय दंड काया के कार्य नहीं है या फिर है? पहला है गर्दन व धड़ को आधार प्रदान करना। दूसरा है गले तथा पिछले पदों के लिए फलक्रम का कार्य करना। तीसरा है सिर को साधे रखना। और चौथा है हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2 और 3, बी केवल 4, सी 1 और 3, डी केवल आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 122। इसका आंसर क्या करेंगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा? अगर आपको सही क्लास लगा है तो आप क्लास के लास्ट में थैंक्स लिखें, नाइस लिखें और मुझे एक अच्छा सा कमेंट्स दे करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।